टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नवला टीचर 61। प्लीज डोंट रीड दिस चैप्टर। डीएम सोसाइटी में व्हाइट मैंशन में दक्षिता लिविंग रूम में बैठकर सेक्स शिक्षा के बारे में पढ़ रही थी। तभी उसे कुछ आवाज आई। वो मुड़कर उस आवाज की दिशा में देखती है। उसने देखा कि सारे सर्वेंट से आकर अपने काम पर लग चुके हैं। अचानक ही दक्षिता को कुछ याद आया और वह एक ठंडी आवाज में बोली, सारे मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। ये सुनते ही सब सर्वेंट इकट्ठा होकर दक्षिता के सामने खड़े हो गए। दक्षिता ने सबको घूरते हुए कहा, किसने कल मेरे कमरे की सफाई की थी? ये सुन एक सर्वेंट जिसका नाम नीता था, वो आगे आए अपना सर झुकाकर खड़ा हो गई। दक्षिता उसका मतलब समझकर बोली, मिनी बार भी तुमने ही साफ किया था ना? नीता कंफ्यूजन में हाँ में सिर हिलाती है। तब दक्षिता बोली, क्या तुमने बार का दरवाजा अच्छे से बंद किया था? ये सुनते ही नीता हैरानी से एक नज़र दक्षिता को देखती है, फिर कुछ सोचते हुए वह हाँ में सिर हिलाती है। ये सुनकर दक्षिता अपना टैबलेट कॉफ़ी टेबल पर पटक देती, जिस वजह से लिविंग रूम में जोरदार धमाके की आवाज़ आती है, जिसमें कॉफ़ी टेबल कांच के टुकड़ों में बिखर चुकी थी। टैबलेट का क्या हुआ? उसका तो राम भरोसे ही था। फिर दक्षिता गुस्से से चिल्लाकर बोली, फिर क्या वो बार अपने आप ही खुल गया था? अगर तुमने उससे लॉक किया होता तो वह बार का दरवाजा नहीं खुलता। और फिर अपने मन में बोली, क्यूटी की वाइन की वजह से ऐसी हालत नहीं होती, पता नहीं उस शराब ने क्यूटी को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। मुझे जल्दी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और क्यूटी का पूरा चेकअप करवाना पड़ेगा। ये सोचकर दक्षिता ने घुरकर नीता को देखा और कहा, तुम्हें फायर किया जाता है, अभी यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही नीता दक्षिता के पैरों में गिर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था नीता से गलती से दरवाजा खोलने पर उसे जॉब से फायर क्यों किया जा रहा है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वह दक्षिता से इस बारे में पूछ सके। अचानक दक्षिता ने जब अपने सामने नीता को इस तरह गिड़ाते हुए देखा, दक्षिता पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उन यादों को दूर करने के लिए अचानक दक्षिता एक जोरदार चीख के साथ चिल्लाकर बोली, यू गेट आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ, नेवर शो मी योर फेस। दक्षिता ने मन में कहा, तुम अगर मुझे चोट भी पहुंचाती तो मैं तुम्हें माफ कर देती। तुमने मेरे मासूम क्यूटी को शराब पिलाई है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। एजी बोलकर 10 सीता ने सब सर्वेंट को घूर कर देखा तो सारे सर्वेंट अपने काम पर लग गए। नेता अपने दुखी मन से व्हाइट मैंशन से बाहर निकल गई। उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि उसे इस तरह जॉब से निकाला जाए। नीता अपनी नम आंखों के साथ व्हाइट मैंशन के बाहर खड़ी व्हाइट मैंशन को देख रही थी। इतने दिनों में व्हाइट मैंशन ही उसका घर बन गया था। वह लड़की थी जो अपनी पढ़ाई के लिए प्राइवेट जॉब करती थी, जिसमें वह अच्छा नहीं अपनी फ्रेंड अनिका से मिली। कनिका ने उसे बताया कि शहर में किसी बहुत अमीर महिला ने घर खरीदा है और उसे शायद नौकर की ज़रूरत हो सकती है, तुम उसमें चली जाओ। नीता उसकी बात मानकर कंपटीशन में हिस्सा लेती है और नंबर 1 पर आती है। इसी तरह धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ने लगा। सॉरी रीडर्स, मैंने लिखने की कोशिश की लेकिन अचानक ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिससे मैं ये स्टोरी नहीं लिख पा रही थी। आई एम रियली सॉरी। वह आज मैं शॉपिंग पर गई थी, इस वजह से पता नहीं क्या हुआ है जो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे बार बार वॉमिटिंग हो रही है। कल इस चैप्टर को एडिट कर दूंगी। वो दक्षिता की तरफ घूरते हुए बोली, क्या इमरजेंसी है? दरअसल जब कीर्ति सो रही थी तभी उसके पास दक्षिता का कॉल आया और दक्षिता बस एक शब्द अपनी ठंडी आवाज में बोली, इमरजेंसी। इतना सुनकर कीर्ति बिना आंखें खोले आज खुली आंखों से अपने विला से बाहर आ गई थी। जब वह दौड़ रही थी तब जाकर उसकी नींद ठीक से खुली थी। अब कीर्ति दक्षिता के सामने आई तब जाकर उसकी नींद पूरी तरह गायब हुई थी, लेकिन उसके सामने दक्षिता सही सलामत बैठी है, तो क्या इमरजेंसी हो सकती है? कीर्ति को अपनी तरफ देखता देख दक्षिता अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कीर्ति धड़ाम के आवाज के साथ गिर पड़ी दक्षिता की तरफ अविश्वास भरी नजरों से देखने लगी थी। कीर्ति अपने सदमे में धड़कते दिल को कंट्रोल करते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर दक्षिता बोली, सुबह मुझे उल्टी हुई और अब मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है, जैसा भाभी बताती है वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। कीर्ति फिर बोली, तुम लोगों ने फिजिकल रिलेशन कब बनाया? दक्षिता दोबारा नजरें चुराते हुए बोली, रात को। बेचारी कीर्ति को दूसरा झटका लगा। कीर्ति समझ गई थी दक्षिता अब उस पर बम फोड़ने वाली है, इसीलिए खुद को शांत करके आगे बोली, अच्छा तुम लोगों ने सेक्स कितनी देर किया? दक्षिता फिर से शर्म के मारे अपनी नजरें चुराने लगी। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया था, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। कीर्ति का सवाल समझकर दक्षिता उसको घूर कर देखती है। कीर्ति अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए बोली, वह मैं तुम्हारी कंडीशन जानने के लिए पूछ रही हूँ। ये सुनते ही दक्षिता बोली, मैंने क्यूटी को 20 मिनट के लिए किस किया।
क्यूटी ने मुझे 20-20 मिनट 2 बार 40 मिनट के लिए किस किया। ये सुनकर कीर्ति को एक और झटका लगा। कीर्ति की आंखें ही बड़ी हो गई थी। कीर्ति दक्षिता की तरफ देख बोली, तुम लोगों ने सिर्फ किस किया। ये सुनकर दक्षिता गुस्से से किसी को घूरते हुए बोली, और क्या, किसके अलावा क्या करना चाहिए। कीर्ति अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और बोली, मेरी भोली दक्षु, किससे कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है। दक्षिता हैरानी से कीर्ति की तरफ देखने लगी है। ये देखकर कीर्ति आगे बोली, जब तक तुम दोनों के बीच सेक्स नहीं हो जाता तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दक्षिता हैरानी से कीर्ति की तरफ देखने लगती है तो कीर्ति अपनी जगह से उठकर दक्षिता के पास आती है और फिर कॉफी टेबल से दक्षिता फोन उठाकर उसे गूगल पर सेक्स एजुकेशन के बारे में सर्च करके दक्षिता को पकड़ा देती है। उसी बोली, जब तुम ये पूरी तरह पढ़ लो तब मुझे बताना कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। अभी के लिए मुझे जाकर फ्रेश होना है। दक्षिता ने कीर्ति को इग्नोर कर दिया और अपने फोन को बंद करके सोफे के कुशा के पीछे से अपना टैबलेट निकालकर सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ने है। दक्षिता करीब 1 घंटे से उस चीज के बारे में पढ़ रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। दक्षिता को किसने आवाज दी? क्या दक्षिता अपनी प्रेगनेंसी के सच के बारे में जान पाएगी? प्रिंस उठने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा और नीचे क्या सच में नाराज होकर यहाँ से वापस चले जाएगा? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो लीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। प्लीज कमेंट कर दिया करो यार। 6-7 कमेंट से क्या होता है? और आप 500 लोग पढ़ते हैं, इनमें से 20 लोग भी कमेंट या 10 लोग भी कमेंट नहीं कर सकते। क्या आप लोग कितने बुरे हैं? हो दक्षिता चाहती थी प्रिंस सो जाए, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। दक्षिता का चेहरा उतर गया और वो प्रिंस के चेहरे को ध्यान से देखने लगी जो अपनी आंखें बंद करके उसे पैशनेटली किस कर रहा था। अभी दक्षिता को महसूस हुआ प्रिंस के होठ नहीं चल रहे हैं। यह महसूस कर दक्षिता ने जल्दी से अपने होठों को प्रिंस के होठों से अलग करती है तो आसानी से दक्षिता अपने होठों को प्रिंस के होठों से अलग करती है। प्रिंस के होठों से उसके होंठ आसानी से अलग हो गए थे। दक्षिता ने देखा प्रिंस किस करते ही सो गया। ये देखकर दक्षिता को बहुत हंसी आ रही थी। दक्षिता का मन किया वो अपना सर जाकर किसी वॉल से मार दे, क्योंकि कौन ऐसा होगा जो किस करते करते का टाइम सो जाएगा। अगर दक्षिता प्रिंस और अपने होठों को अलग नहीं करती तो ना सांस लेने की वजह से शायद प्रिंस बेहोश भी हो सकता था। दक्षिता आराम से उठकर प्रिंस के ऊपर चादर डालती है और फिर वॉशरूम में चली जाती है। वहां से ठंडे पानी का गिला टॉवल लाकर प्रिंस का चेहरा साफ करती है। फिर उसकी नाइट शर्ट को निकालकर उसकी अपर बॉडी भी क्लीन। सुनते ही सब सर्वेंट इकट्ठा होकर दक्षिता के सामने खड़े हो गए। दक्षिता ने सबको घूरते हुए कहा, किसने कल मेरे कमरे की सफाई की थी? ये सुन एक सर्वेंट जिसका नाम नीता था वो आगे आए अपना सर झुकाकर खड़ा हो गई। दक्षिता उसका मतलब समझकर बोली, मिनी बार भी तुमने ही साफ किया था ना? नीता कंफ्यूजन में हाँ में सिर हिलाती है। तब दक्षिता बोली, क्या तुमने बार का दरवाजा अच्छे से बंद किया था? ये सुनते ही नीता हैरानी से एक नज़र दक्षिता को देखती है, फिर कुछ सोचते हुए वह हाँ में सिर हिलाती है। ये सुनकर दक्षिता अपना टैबलेट कॉफी टेबल पर पटक देती जिस वजह से लिविंग रूम में जोरदार धमाके की आवाज आती है जिसमें कॉफी टेबल कांच के टुकड़ों में बिखर चुकी थी। टैबलेट का क्या हुआ? उसका तो राम भरोसे ही था। फिर दक्षिता गुस्से से चिल्लाकर बोली, फिर क्या वो बार अपने आप ही खुल गया था? अगर तुमने उससे लॉक किया होता तो वह बार का दरवाजा नहीं खुलता। और फिर अपने मन में बोली, क्यूटी की वाइन की वजह से ऐसी हालत नहीं होती। पता नहीं उस शराब ने क्यूटी को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। मुझे जल्दी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और क्यूटी का पूरा चेकअप करवाना पड़ेगा। ये सोचकर दक्षिता ने घुरकर नीता को देखा और कहा, तुम्हें फायर किया जाता है, अभी यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही नीता दक्षिता के पैरों में गिर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था नीता से गलती से दरवाजा खोलने पर उसे जॉब से फायर क्यों किया जा रहा है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वह दक्षिता से इस बारे में पूछ सके। अचानक दक्षिता ने जब अपने सामने नीता को इस तरह गिड़ाते हुए देखा, दक्षिता पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उन यादों को दूर करने के लिए अचानक दक्षिता एक जोरदार चीख के साथ चिल्लाकर बोली, यू गेट आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ, नेवर शो मी योर फेस। दक्षिता ने मन में कहा, तुम अगर मुझे चोट भी पहुंचाती तो मैं तुम्हें माफ कर देती। तुमने मेरे मासूम क्यूटी को शराब पिलाई है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। एजी बोलकर 10 सीता ने सब सर्वेंट को घूर कर देखा तो सारे सर्वेंट अपने काम पर लग गए। नीता अपने दुखी मन से वाइट मेंशन से बाहर निकल गई। उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि उसे इस तरह जॉब से निकाला जाए। नीता अपनी नम आंखों के साथ व्हाइट मैंशन के बाहर खड़ी व्हाइट मैंशन को देख रही थी। इतने दिनों में व्हाइट मैंशन ही उसका घर बन गया था। वह लड़की थी जो अपनी पढ़ाई के लिए प्राइवेट जॉब करती थी जिसमें वह अच्छा नहीं अपनी फ्रेंड अनिका से मिली। कनिका ने उसे बताया कि शहर में किसी बहुत अमीर महिला ने घर खरीदा है और उसे शायद नौकर की जरूरत हो सकती है, तुम उसमें चली
जाओ नीता उसकी बात मानकर कंपटीशन में हिस्सा लेती है और नंबर 1 पर आती है। इसी तरह धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ने लगा। सॉरी रीडर्स, मैंने लिखने की कोशिश की लेकिन अचानक ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई जिससे मैं ये स्टोरी नहीं लिख पा रही थी। आई एम रियली सॉरी। वह आज मैं शॉपिंग पर गई थी, इस वजह से पता नहीं क्या हुआ है जो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे बार बार वॉमिटिंग हो रही है। कल इस चैप्टर को एडिट कर दूंगी। वो दक्षिता की तरफ घूरते हुए बोली, क्या इमरजेंसी है? दरअसल जब कीर्ति सो रही थी तभी उसके पास दक्षिता का कॉल आया और दक्षिता बस एक शब्द अपनी ठंडी आवाज में बोली, इमरजेंसी। इतना सुनकर कीर्ति बिना आंखें खोले आज खुली आंखों से अपने विला से बाहर आ गई थी। जब वह दौड़ रही थी तब जाकर उसकी नींद ठीक से खुली थी। अब कीर्ति दक्षिता के सामने आई तब जाकर उसकी नींद पूरी तरह गायब हुई थी, लेकिन उसके सामने दक्षिता सही सलामत बैठी है तो क्या इमरजेंसी हो सकती है? कीर्ति को अपनी तरफ देखता देख दक्षिता अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कीर्ति धड़ाम के आवाज के साथ गिर पड़ी दक्षिता की तरफ अविश्वास भरी नजरों से देखने लगी थी। कीर्ति अपने सदमे में धड़कते दिल को कंट्रोल करते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर दक्षिता बोली, सुबह मुझे उल्टी हुई और अब मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है, जैसा भाभी बताती है वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। कीर्ति फिर बोली, तुम लोगों ने फिजिकल रिलेशन कब बनाया? दक्षिता दोबारा नजरें चुराते हुए बोली, रात को। बेचारी कीर्ति को दूसरा झटका लगा। कीर्ति समझ गई थी दक्षिता अब उस पर बम फोड़ने वाली है, इसलिए खुद को शांत करके आगे बोली, अच्छा तुम लोगों ने सेक्स कितनी देर किया? दक्षिता फिर से शर्म के मारे अपनी नजरें चुराने लगी। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया था जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। कीर्ति का सवाल समझकर दक्षिता उसको घूर कर देखती है। कीर्ति अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए बोली, वह मैं तुम्हारी कंडीशन जानने के लिए पूछ रही हूँ। ये सुनते ही दक्षिता बोली, मैंने क्यूटी को 20 मिनट के लिए किस किया। क्यूटी ने मुझे 20-20 मिनट 2 बार 40 मिनट के लिए किस किया। ये सुनकर कीर्ति को एक और झटका लगा। कीर्ति की आंखें ही बड़ी हो गई थी। कीर्ति दक्षिता की तरफ देख बोली, तुम लोगों ने सिर्फ किस किया? ये सुनकर दक्षिता गुस्से से किसी को घूरते हुए बोली, और क्या, किसके अलावा क्या करना चाहिए? 62 उसे कुछ हो गया तो रीडर्स वो चैप्टर एडिट नहीं हो रहा, पॉकेट नोवेल के पास कॉल करके मेल करके एडिट होगा। इतना सब प्रोसेस में टाइम लगता है, पता नहीं वह लोग कब एक्शन ले, इसीलिए मैंने ये चैप्टर डाल दिया है और शाम तक आप लोगों के लिए एक और चैप्टर आ जाएगा। आई प्रॉमिस। 12 बजे तक डीएम सोसाइटी में व्हाइट मैंशन में दक्षिता लिविंग रूम में बैठकर सेक्स शिक्षा के बारे में पढ़ रही थी। तभी उसे कुछ आवाज आई। वो मुड़कर उस आवाज की दिशा में देखती है। उसने देखा कि सारे सर्वेंट से आकर अपने काम पर लग चुके हैं। अचानक ही दक्षिता को कुछ याद आया और वह एक ठंडी आवाज में बोली, सारे मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। ये सुनते ही सब सर्वेंट इकट्ठा होकर दक्षिता के सामने खड़े हो गए। दक्षिता ने सबको घूरते हुए कहा, किसने कल मेरे कमरे की सफाई की थी? ये सुन एक सर्वेंट जिसका नाम नीता था वो आगे आए अपना सर झुकाकर खड़ा हो गई। दक्षिता उसका मतलब समझकर बोली, मिनी बार भी तुमने ही साफ किया था ना? नीता कंफ्यूजन में हाँ में सिर हिलाती है। तब दक्षिता बोली, क्या तुमने बार का दरवाजा अच्छे से बंद किया था? ये सुनते ही नीता हैरानी से एक नज़र दक्षिता को देखती है, फिर कुछ सोचते हुए वह हाँ में सिर हिलाती है। ये सुनकर दक्षिता अपना टैबलेट कॉफी टेबल पर पटक देती जिस वजह से लिविंग रूम में जोरदार धमाके की आवाज आती है जिसमें कॉफी टेबल कांच के टुकड़ों में बिखर चुकी थी। टैबलेट का क्या हुआ? उसका तो राम भरोसे ही था। फिर दक्षिता गुस्से से चिल्लाकर बोली, फिर क्या वो बार अपने आप ही खुल गया था? अगर तुमने उससे लॉक किया होता तो वह बार का दरवाजा नहीं खुलता। और फिर अपने मन में बोली, क्यूटी की वाइन की वजह से ऐसी हालत नहीं होती, पता नहीं उस शराब ने क्यूटी को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। मुझे जल्दी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और क्यूटी का पूरा चेकअप करवाना पड़ेगा। ये सोचकर दक्षिता ने घुरकर नीता को देखा और कहा, तुम्हें फायर किया जाता है, अभी यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही नीता दक्षिता के पैरों में गिर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था नीता से गलती से दरवाजा खोलने पर उसे जॉब से फायर क्यों किया जा रहा है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वह दक्षिता से इस बारे में पूछ सके। अचानक दक्षिता ने जब अपने सामने नीता को इस तरह गिड़ाते हुए देखा, दक्षिता पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उन यादों को दूर करने के लिए अचानक दक्षिता एक जोरदार चीख के साथ चिल्लाकर बोली, यू गेट आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ, नेवर शो मी योर फेस। दक्षिता ने मन में कहा, तुम अगर मुझे चोट भी पहुंचाती तुम्हें माफ कर देती। तुमने मेरे मासूम क्यूटी को शराब पिलाई है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। ये सोचकर दक्षिता ने सर्वेंट को घूर कर देखा। सारे सर्वेंट काम पर लग गए। नीता अपने दुखी मन से व्हाइट मैंशन से बाहर निकल गई। नीता को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी, उसे इस तरह जॉब से निकाला जाए। नीता अपनी नम आंखों के साथ व्हाइट मैंशन के बाहर खड़ी व्हाइट मैंशन को देख रही थी। इतने दिनों में व्हाइट मैंशन ही उसका घर बन गया था। नीता अनाथ लड़की थी, इस दुनिया में उसका भाई के अलावा कोई भी नहीं था। वो अभी 8 साल का था। नीता भाई स्कूल जाता था। अपने भाई की पढ़ाई का खर्चा प्राइवेट जॉब से नीता नहीं उठा पा रही थी।
तभी उसकी मुलाकात अपनी दोस्त कनिका से हुई। वो किसी अमीर बिजनेसमैन के घर में सर्वेंट का काम करती थी, जिससे वो अच्छा पैसा कमा लेती थी। कनिका भी अपनी बीमार माँ की इलाज और पढ़ाई अपनी सर्वेंट जॉब के पैसे से कर रही थी। उसके पिता नहीं थे, वह अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। कनिका ने उसे बताया शहर में बहुत अमीर बिजनेसवुमन ने सोसाइटी खरीदी है, वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट की जरूरत हो सकती है। कनिका नीता से बोली, नीता तुम मेरी कंपनी से संपर्क कर लो, मेरी कंपनी वहाँ पर सर्वेंट भेजने वाली है। सर्वेंट की जॉब में प्राइवेट जॉब में पेमेंट नहीं मिलती, उससे कहीं ज़्यादा पेमेंट हमें सर्वेंट के रूप में मिल जाएगी, जिस वजह से तुम अपना और अपने भाई की पढ़ाई का पूरी तरह ध्यान तक पाओगी। जब नीता ने यहाँ पर आकर काम करना शुरू किया, नीता को दक्षता बहुत ही रुड और एरोगेंट घमंडी लगती थी। नीता ने सोचा सारी बिजनेसवुमन ऐसी ही होती होगी, लेकिन नीता जब भी दक्षता को देखती है तब वो हमेशा अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करती, भले ही वह अपनी दोस्त इतनी अमीर नहीं हो पाएगी, लेकिन एक दिन वो अपना नाम जरूर इतना ऊंचा कर लेगी जहां निशा और उसके भाई विपुल को किसी के नीचे जॉब न करनी पड़े। ऐसा नहीं था। नीता को दक्षता के व्हाइट मैंशन में सर्वेंट की जॉब करते हुए शर्म आती थी। नीता का बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता था, उसे छोटी होकर भी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। दक्षता के घर में काम करने वाले सारे सर्वेंट जानते थे, बॉस दक्षता की आइडेंटिटी मिस मेहरा ही नहीं है, उनकी बॉस की एक और पहचान है। सारे सर्वेंट को दूसरे मेंशन में चल रहे ऑफिस और काम के बारे में भी थोड़ा अंदाजा था। कभी भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करते थे, उनसे एक बोर्ड साइन करवाया गया था। उन्होंने कभी इन्फॉर्मेशन किसी बाहर के इंसान को बताई तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। वैसे वो सब लोग गरीब लोग थे, ये सब फ्रॉड नहीं कर सकते थे। सारे सर्वेंट ईमानदारी से चुपचाप अपना काम करते थे। जब से प्रिंस वहां पर आया था तब से सारे सर्वेंट कभी वहां से जाना नहीं चाहते थे। उन्हें प्रिंस की क्यूट बातें, हरकतें, क्यूट चेहरा बहुत पसंद था। भले ही वो प्रिंस से बात नहीं कर पाते थे, फिर प्रिंस से दोस्ती नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्हें प्रिंस को देखना ही पसंद था। किसी फेवरेट मूवी, कार्टून को देखना पसंद हो, उन्हें प्रिंस की हरकतें दूर से देखना इतना पसंद था। उनके मन में कभी प्रिंस दोस्ती करने का ख्याल नहीं आया। वैसे भी वो लोग जानते थे उनकी बॉस प्रिंस को लेकर कितनी पॉजिटिव है। उन्हें प्रिंस के साथ बॉस भी बहुत ही क्यूट लगने लगी थी। जो बहुत पहले उन्हें एरोगेंट लगती थी, उन्हें क्यूट और एंजल की तरह लगती थी। प्रिंस और अपने बॉस के लिए सर्वेंट के मन से हमेशा एक ही दुआ निकलती थी, भगवान इनको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। आज नीता को समझ में नहीं आ रहा था उसने इतना बड़ा कौन सा गुनाह कर दिया। उसे अपनी प्यारी बॉस और क्यूट प्रिंस बाबा को छोड़कर जाना पड़ रहा है। नीता बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उसके मन में दक्षता के लिए कोई गुस्सा नहीं था। नीता ने सोचा क्या उसकी गलती की वजह से क्यूट प्रिंस बाबा के साथ कुछ गलत हुआ है। अभी नीता इस सोच में ही थी, अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नीता ने चौंक कर पीछे देखा, कीर्ति ब्लैक कलर के जंपसूट में खड़ी थी। उसके गीले बाल पीठ पर पड़े थे। कीर्ति बहुत ही रिफ्रेश लग रही थी। कीर्ति अपने हाथों को बांधकर नीता को घूर रही थी। कीर्ति ने रोज की तरह डॉक्टर का कोट पहन रखे था। अपना डॉक्टर का कोट कीर्ति लगभग पहने ही रखती है। कीर्ति को डॉक्टर कोट इतना क्या पसंद है, वो अपना डॉक्टर का कोट पहने घूमती रहती है। घर पर भी मोस्टली टाइम डॉक्टर कोट पहनती है। जब कोई अपना ट्रीटमेंट करवाता है, कीर्ति जरूर ही डॉक्टर कोट को पहनती ही है। नीता ने अपने सामने कीर्ति को देखा, उसका दिल घबराहट और डर के मारे जोर से धड़कने लगा और हाथ पैर कांपने लगे। ये देखकर कीर्ति हंसते हुए बोली, नीता मैं तुम्हें मारने वाली नहीं हूँ जो इतना डर रही हो। नीता हैरानी से कीर्ति की तरफ देखकर बोली, छोटी बॉस आपको कैसे पता मेरा नाम नीता है? कीर्ति जोर से हंसते हुए बोली, भले ही दक्षु को तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसके आसपास मौजूद हर इंसान के बारे में मुझे छोटी से छोटी बात पता होती है। मैं ये भी जानती हूँ तुम अपनी और अपने भाई की पढ़ाई के लिए यहाँ जॉब करती हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम बाहर क्या कर रही हो। नीता की आंखों से आंसू बहने लगे। नीता ने धीरे से सब कुछ बता देती है। फिर नीता रोते हुए बोली, छोटी बॉस गलती मेरी है। बॉस के ऑर्डर देने के बाद मुझे बाहर का दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे अब एक और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। कीर्ति हंसकर नीता के सर पर हाथ रखकर बोली, नीतू तुम उस सेकंड नंबर विला में चली जाओ, वहाँ के सैफ राजनाथ से बोलो कीर्ति मैडम ने मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारी उस खड़ूस बॉस को मैं अभी देखती हूँ। नीता हैरानी से देखने लगी। कीर्ति मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। वही नीता अपना मायूसी से भरा चेहरा लेकर कीर्ति के विला में चली गई। नीता ने अपने मन में सोचा, वाइट टेंशन ना सही, छोटी बॉस का विला ही सही। फिर नीता ने उदासी से सोचा, व्हाइट मैंशन में काम करना ज्यादा अच्छा था। वहां पर क्यूट प्रिंस बाबा थे। यहाँ से जाने का मन तो नहीं है, लेकिन मजबूरी के कारण उस विला में काम करना ही पड़ेगा, वरना मुझे कोई ऑप्शन देता मैं कभी भी व्हाइट विला नहीं छोड़ती। अगर कीर्ति ने नीता के मन की बात नहीं सुना, वरना आज कीर्ति भी गुस्से से लाल होकर नीता पर फट सकती थी। दक्षता ने छोटी सी बात के लिए जॉब से निकाल दिया, फिर भी नीता उसी के साथ काम करना चाहती है। कीर्ति जैसे ही व्हाइट मैंशन के लिविंग रूम में पहुंची,
उसने देखा दक्षिता गुस्से से इधर उधर घूम रही है। उसका चेहरा साफ गुस्से से लाल दिख रहा है। उसकी आंखों में घबराहट, चिंता, डर दिख रहा था। दक्षिता को देखकर कीर्ति आसानी से बता सकती थी, दक्षिता बहुत ही ज्यादा नर्वस और घबराहट के मारे इधर उधर चक्कर काट रही है। जब दक्षिता को नर्वस और घबराहट होती है, इसी तरह इधर उधर चलकर अपने हाथों की उंगलियों को तोड़ती मरोड़ती रहती है। भले ही दक्षिता गुस्से में दिख रही थी, वो उससे कहीं ज्यादा नर्वस थी। कीर्ति दक्षिता के सामने जाकर अपने हाथ बांधकर खड़ी हो गई, फिर दक्षिता को घूरने लगी। फिर हल्की सी दबी भी हंसी के साथ बोली, दक्षु क्या पता चला तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं? अगर प्रेग्नेंट हो इस तरह चक्कर क्यों काट रही हो? दक्षिता ने अपने मन में चिढ़ते हुए कहा, लो अब ये शुरू हो गई। मैडम जी पता नहीं कब तक चिढ़ाने वाली है। अगर मैंने जरा से भी चिढ़ या गुस्सा दिखाया किट्टू इस बात को जिंदगी भर लेकर बैठ जाएगी। मुझे बस इसे इग्नोर करना है। दक्षिता कीर्ति की तरफ देखकर रोड वॉइस में बोली, जल्दी क्यूटी का चेकअप करो, टाइम वेस्ट करना बंद करो। उसने कल रात आधी बोतल वाइन पी ली है। क्यूटी को कुछ हो गया तो उसका ट्रीटमेंट करो। कीर्ति फिर से लड़खड़ा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, इस बेवकूफ़ लड़की ने इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर दिया, या फिर यह प्रिंस के मामले में ही इतनी इनोसेंट है। माना कि नशे में कारण सर दर्द हो सकता है, फिर इंसान उल्टी सीधी हरकतें करता है, लेकिन वाइन पीने से इंसान को कुछ नहीं हो सकता। फिर भी कीर्ति जानती थी दक्षु प्रिंस के मामले में कितनी पॉजिटिव और सेंसिटिव है। वो दक्षिता के साथ उसके कमरे में चली गई। जैसे ही कीर्ति और दक्षिता के रूम में कदम रखा, उन्होंने देखा प्रिंस बच्चों की तरह औंधे मुंह लेटा हुआ है। उसका चेहरा पिलो पर रखा हुआ, एक पैर बिस्तर से नीचे और एक पर आधे से ज्यादा बिस्तर पर फैला हुआ है। एक हाथ बिस्तर से नीचे और एक हाथ में बड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट पांडा को कसकर गले से लगा रखा था। प्रिंस के मुंह से लार निकल रही है। एक बार के लिए प्रिंस की क्यूटनेस देखकर कीर्ति और दक्षिता दंग रह गए। कीर्ति जल्दी से अपने होश में आई, प्रिंस के पास चली गई है। दक्षिता प्रिंस के पास पहुंचकर सीधा लेटाती है, फिर सिल्क चादर उड़ाकर कीर्ति को उसका चेकअप करने का इशारा करती है। कीर्ति जैसे ही प्रिंस का चेकअप करने वाली थी, दक्षिता उसे घूरकर देखती है। कीर्ति पहले कंफ्यूजन में दक्षिता की तरफ देखती है, अपने हाथों की तरफ, तभी उसे कुछ याद आता है। कीर्ति जल्दी से अपने ग्लव्स और अपने हैंड वॉश करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद दूसरे ग्लव्स पहनकर प्रिंस की तरफ आते हुए कीर्ति अपने मन में बोली, दक्षु कैसे पता चला मैंने नीता को छुआ था? पता नहीं नेचुरली दक्षु को सब कुछ कैसे पता चल जाता है। शायद इसे ये भी पता चल गया होगा, नीता को मैंने अपने विला पर जॉब दे दी है। अब उस बात से यह गुस्सा हो गई, मुझे इसे सब कुछ समझाना होगा, नीता की जिंदगी के बारे में भी बताना होगा। गलती इंसान से ही होती है। कीर्ति ने जैसे ही प्रिंस का हाथ पकड़ा, अचानक कीर्ति चौंक गई। कीर्ति ने ऐसा क्या देख लिया जो वह इतना चौंक गई? दूसरा अब तक चित्र क्या प्रिंस को बांटने वाली है कि व्यक्ति का अपना गुस्सा प्रिंस पर भी निकालेगी? उसने जूस समझकर ड्रिंक क्योंकि जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी एंड सॉरी कल के लिए अब जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई है। मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था, कल शादी की शॉपिंग पर गई थी। मेरे घर में शादी थी लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। 63 दक्षिता की नाराजगी। दक्षिता और प्रिंस के रूम में सुबह 8:30 बजे कीर्ति ने प्रिंस की हेल्थ कंडीशन चेक करने के लिए उसका हाथ पकड़ती है। प्रिंस नींद में कसमसा कर दक्षिता की कमर पकड़कर उसकी गोद में अपना सर रख लेता है। दक्षिता के पेट में चेहरा छुपाकर बोला, एंजल मेरे सर में दर्द हो रहा है। दक्षिता प्रिंस का सिर सहलाने लगती है लेकिन कुछ भी नहीं बोलती, वो अपनी जगह जम चुकी थी। उसे अपनी कमर पर प्रिंस की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। दक्षिता की आंखों के सामने रात के रोमांटिक सीन घूम रहे थे। अचानक प्रिंस को अपने पेट से कुछ लिक्विड अपने गले की ओर तेजी से आता हुआ महसूस होता है, जिसे प्रिंस हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ जाता है। कीर्ति प्रिंस की दक्षिता के गोद में सोने वाली हरकत से सदमे में चली गई थी। वो प्रिंस के इस तरह उठने से पीछे की तरफ लड़खड़ाकर फर्श पर गिर जाती है। उसे अपनी कमर में एक बहुत ही तेज दर्द की लहर महसूस होती है। कीर्ति दर्द के कारण अपने दांत भींचकर हैरानी से प्रिंस की तरफ देखने लगती है। अचानक उठने से प्रिंस को चक्कर आ जाता है। वो दोबारा बिस्तर पर गिरने वाला था। दक्षिता ने प्रिंस को पकड़ लिया, उसे वॉशरूम में लेकर चली गई। दक्षिता उसके एक्सप्रेस देखकर समझ गई थी प्रिंस को वॉमिटिंग होने वाली है। प्रिंस का क्यूट सा गुलाबी चेहरा पीला पड़ चुका था। दक्षिता और प्रिंस वॉश बेसिन के पास पहुंचते हैं। प्रिंस ने जो कुछ भी खाया था उसकी वॉश बेसिन में वॉमिटिंग करने लगता है। दक्षिता प्यार से प्रिंस की पीठ सहला रही थी। जब दक्षिता को प्रिंस के वह मीटिंग करने से बिल्कुल भी घिन महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी आंखों में प्रिंस के लिए चिंता दिख रही थी। दक्षिता ने सुबह से प्रिंस से कुछ भी नहीं कहा था, वरना वो प्यार से अपने क्यूटी को गुड मॉर्निंग भी बोलती थी। दक्षिता के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी, लेकिन अपने मासूम प्रिंस ने तो अभी तक अपनी एंजल का चेहरा भी नहीं देखा था। उसकी नाराजगी समझना तो दूर की बात है। प्रिंस कुछ देर वॉमिटिंग करता है, अपने पीले चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारता है,
फिर व्हाइट टॉवल से चेहरा साफ कर अपनी एंजल को देखता है। प्रिंस बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। इस वक्त दक्षिता का चेहरा लाल था और उसकी आंखें भी लाल थी। प्रिंस को समझ में नहीं आ रहा था उसकी एंजल को क्या हो गया है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन दिख रहा था। तभी प्रिंस ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर दक्षिता के फॉरहेड पर रखा था। दक्षिता को फिर से फीवर तो नहीं आ गया। प्रिंस ने दिन फीवर आने पर दक्षिता का चेहरा लाल देखा था, आज फिर से लाल था। प्रिंस को चिंता होने लगी, कहीं उसकी एंजल को फीवर नहीं आ गया। लेकिन दक्षिता ने बड़े ही प्यार से और नाराजगी से प्रिंस हाथ वहां से हटा दिया। फिर मुड़कर रूम की तरफ आने लगी। ये देखकर प्रिंस और ज्यादा कंफ्यूज हो गया, उसकी एंजल अजीब बिहेव क्यों कर रही है। प्रिंस अचानक दक्षिता के व्हाइट गाउन को अपनी 2 उंगलियों से दक्षिता की कमर पर से पकड़ लिया। फिर अपनी मासूम आंखों को टिमटिमाते हुए दक्षिता करके सर को घूरने लगा। लेकिन दक्षिता बिल्कुल भी नहीं मुड़ी। एक फिर से प्रिंस का हाथ प्यार से अपने गाउन से हटाकर रूम में आ गई। एक सिंगल सोफे पर बैठकर अपना सिर आर्मरेस्ट पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। कीर्ति को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। जबकि कीर्ति ने ये देखा उसे इग्नोर किया जा रहा है तो वो अपने मन में दक्षिता को गाली देते हुए बोली, कमीनी कहीं की, जब जरूरत होती है तुम मुझे अपने सामने बुला लेती है। अब मैं दर्द में हूँ तो मेरी हेल्प करने की जगह पता नहीं क्यों लेकिन मुंह फुलाकर बैठी है। इसके ये फूले फूले गाल देखकर साफ लग रहा है यह जरूर किसी से नाराज है। लेकिन किससे, क्या मुझसे? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अभी कीर्ति यह सब सोच ही रही थी। अचानक वॉशरूम के अंदर से प्रिंस अपना छोटा सा मासूम सा चेहरा लटकाए हुए बाहर आया। प्रिंस का चेहरा देखकर कीर्ति सब कुछ समझ गई थी। इसके साथ ही कीर्ति के दर्द भरे चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई थी। कीर्ति ने अपने मन में कहा, क्या बात है दक्षु, तुम भी बीवियों वाले नखरे करना सीख रही हो? क्या पता जल्द ही क्यूटी के साथ शादी करके उसकी क्यूटसी एंजल से उसकी क्यूटसी वाइफ बन जाओ। ये सोचकर उसकी शरारती मुस्कान बड़ी हो जाती है। कीर्ति इमेजिन करने लगी, प्रिंस और दक्षिता मंडप में बैठे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। शादी के जोड़े में प्रिंस और दक्षिता को इमेजिन करके ही, सुंदर नज़ारे को इमेजिन करके ही कीर्ति अपने दिल में हजारों तितलियां महसूस कर सकती थी। अगर यह रियल में हो गया तो सबकी क्या हालत होगी। ये सोचकर ही कीर्ति एक्साइटेड थी। प्रिंस और दक्षिता दोनों ही दुनिया की सबसे क्यूट ब्यूटीफुल कपल है। ऐसा कपल ना तो आज तक दुनिया में हुआ है और ना ही शायद कभी होगा। भले ही दक्षिता रूट एरोगेंट थी लेकिन वो मासूम, सच्ची और क्यूट एंजल की तरह थी। वो किसी डरावने राक्षस से भी कम नहीं थी। वही प्रिंस सच्चे दिल के एंजल की तरह था जिसमें बुराई ढूंढने पर भी नहीं मिलती। वो बच्चों की तरह मासूम सी मुस्कान, उसका क्लीन शेव हैंडसम सा चेहरा, उस पर वो छोटी बियर्ड उससे बहुत ही क्यूट लुक देती थी। कीर्ति अपने सपनों में खोई हुई थी। इधर प्रिंस दक्षिता को रूम में ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र नीचे बैठी कीर्ति पर बैठी गई। प्रिंस जल्दी से कीर्ति के पास घुटनों के बल बैठते हुए बोला, कीर्ति दी आपको क्या हुआ? आप इस तरह सोचकर क्यों बैठी है? तो वहाँ बिस्तर है, आप कहीं में बैठ सकती है। क्या एंजल ने आपको डांटा है या पनिशमेंट दी है? ये सुनकर कीर्ति अपनी आंखें घुमाकर मन में बोली, खुद ही नीचे गिराकर खुद ही सवाल कर रहे हो। फिर अपने आंखों में प्यार भरकर कीर्ति बोली, नहीं बच्चे, वह तो मैं गिर गई थी, मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर प्रिंस आगे बढ़कर कीर्ति का हाथ पकड़ने ही वाला था। कीर्ति को अपने ऊपर किसी की खतरनाक नज़रें महसूस हुई। उन नज़रों को महसूस कर जल्दी से जरा सी पीछे होकर कीर्ति बोली, नहीं प्रिंस, मैं खड़ी हो जाऊंगी, तुम बिस्तर पर रेस्ट करो, मैं तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। प्रिंस कंफ्यूज हो गया। तभी उसकी नज़र दक्षिता की गुस्से भरी से मिली। अपने एंजल की नज़रों में गुस्सा देख अचानक ही प्रिंस जल्दी से वहां से खड़ा हुआ और अच्छे बच्चे की तरह बिस्तर पर जाकर लेट गया। प्रिंस को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, आज अपनी एंजल से बहुत सारी डांट और नाराजगी देखने को मिलने वाली है। प्रिंस को अच्छे बच्चों की तरह बिस्तर पर लेटा देख कीर्ति और दक्षिता ने राहत की सांस ली। वही दक्षिता ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। नीचे फर्श पर बैठी कीर्ति ही जानती उसने अपने दर्द को किस तरह कंट्रोल कर रखा है। कीर्ति को अपनी कमर में स्वेलिंग भी महसूस होने लगी थी। कीर्ति ने जैकेट अपनी पॉकेट से एक टैबलेट निकाली, उसे खा लिया। कुछ देर अपनी आंखें बंद करती है, फिर धीरे से उठकर खड़ी हो जाती है। फिर प्रिंस का चेकअप करती है। फिर दक्षिता की तरफ देखकर बोली, वैसे तो ये ठीक है लेकिन इसे थोड़ा सर दर्द रहेगा, जो हैंगओवर की वजह से नींबू पानी पिला दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कीर्ति भी प्यारी सी मुस्कान के साथ प्रिंस को बाय बोलकर उस रूम से बाहर निकल गई। लिफ्ट में एंट्री करते ही फूट फूट कर रोने लगी। दक्षिता को कोसा बोली, कमीनी कहीं की वजह से मुझे कमर में चोट लगी, मुझे ये तक नहीं पहुंचा पूछे तुम्हें कितनी चोट लगी या नहीं, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तुम मुझे बस यूज कर रही हो। कीर्ति जोर से लिफ्ट में चिल्ला रही थी, अपनी कमर पर हाथ रख रखा था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला अचानक ही उसके सामने एक सर्वेंट अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ अपने हाथ में एंटीबायोटिक की ट्यूब और गर्म पानी का बैग लेकर खड़ी थी। ये देखकर कीर्ति कंफ्यूज हो गई, लेकिन वो मेड कीर्ति का हाथ पकड़कर कीर्ति के पहले वाले रूम की तरफ ले जाने लगी।
फिर उस मेड धीरे से कीर्ति को बिस्तर पर औंधे मुंह लेटाया। फिर कीर्ति के लिए क्लोजेट रूम से कुछ कंफर्टेबल टी शर्ट और शॉर्ट निकालकर कीर्ति की तरफ कर बोली, छोटी बॉस कपड़े चेंज कर लीजिए, आपको मसाज और एंटीबायोटिक क्रीम लगा सकूं। कीर्ति धीरे से खड़े होकर अपने कपड़े चेंज करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। मेड ने कीर्ति के कपड़े बदलने में मदद की, फिर उसकी कमर पर सूजन वाले हिस्से पर एंटीबायोटिक क्रीम लगाकर मसाज करते हुए मेड बड़ी ही इनोसेंटली बोली, छोटी बस आप बॉस को बात क्यों डांट रही थी, उन्होंने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए भेजा है। ये सुनकर कीर्ति अपने मन में बोली, बॉस की चमची कही। कीर्ति के मन की बात से अनजान मेड अलार्म सेट कैसे चली कीर्ति के कवर पर हॉट वाटर लगकर मसाज कर रही थी। कीर्ति को थोड़ा आराम मिला तो है, वहीं पर सो गई। नेट कीर्ति का ध्यान रखने के लिए वही रही। इधर किचन में दक्षिता ने नींबू पानी तैयार किया और अपने रूम की तरफ निकल गई। दक्षिता ने रूम के अंदर एंटर करते हुए देखा कि प्रिंस ने पांडा के नाइट सूट में आलती पालती मारकर अपने दोनों हथेलियों पर अपनी चिन टिकाकर टुकर टुकर दरवाजे को ही घूर रहा था। जैसे ही दक्षिता उसे अपनी ओर आते हुए देखा, उसकी आंखें चमकने लगी, उसके चेहरे पर एक क्यूट सी मुस्कान आ गई। प्रिंस बड़े ही इनोसेंटली अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए दक्षिता की तरफ देखने लगा। प्रिंस मासूमियत देख दक्षिता को ऐसा लगा जैसे उसके दिल किसी चॉकलेट की तरह मिलेट हो रहा है। दक्षिता ने अपने आप को सख्त दिखाते हुए दक्षिता प्रिंस की तरह लेमन जूस बढ़ा देती है। प्रिंस कुछ देर टुकुर टुकुर दक्षिता की तरफ देखा है, अपनी एंजल की आंखों में गुस्से को भाव देखा, इसीलिए प्रिंस जल्दी से आगे बढ़कर उसने दक्षिता से लेमन जूस लेकर एक घूंट में पी जाता है। फिर प्रिंस मुंह हाथ के पिछले हिस्से से पोंछकर दक्षिता की तरफ ऐसे देखने लगता है जैसे बोल रहा हो, एंजल अब तो मैंने पी लिया, क्या अभी आप मुझसे बात नहीं करोगी। प्रिंस के हाथों 2 गिलास लेकर जैसे ही वापस मेरी, इस बार प्रिंस ने दक्षिता की कमर को दोनों हाथों से पकड़ा, कमर अपना चेहरा टिकाते हुए उसने बोला, आप मुझसे नाराज है क्या, मैंने कोई गलती की क्या। ये सुनकर भी दक्षिता कुछ नहीं बोलती। अचानक प्रिंस की आंख से आंसू बहकर दक्षिता के कपड़ों पर गिरते हैं, लेकिन दक्षिता को पता नहीं चलता क्योंकि उसका मुंह दूसरी तरफ की तरफ उसकी पीठ प्रिंस की तरफ की थी। कुछ देर ऐसे ही आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, फिर भी दक्षिता ऐसे ही खड़ी रहती है, ना तो प्रिंस से खुद को छुड़ाती है, ना ही प्रिंस को कुछ बोल रही थी। अचानक ही उसे अपनी ड्रेस पर गीलापन महसूस होता है, वह झटके से गिलास को हैकर दक्षिता पीछे मुड़ती है। प्रिंस का आंसुओं से भरा चेहरा देखकर दक्षिता को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में 1000 तीर की चुभ दिए। वह अपनी लाल हो चुकी आंखों से प्रिंस को घूम रही थी। ये देखकर प्रिंस को लगा शायद उसकी एंजल और ज्यादा गुस्सा हो गई। ये देखकर ही प्रिंस अपना सर एक छोटे बच्चे की तरह झुकाकर सुबक सुबक कर होने लगता है। दक्षिता के हाथ पैर कांपने लगते, उसने खुद को संभालकर बिस्तर पर बैठकर जल्दी से प्रिंस को हग कर लेती है। दक्षिता की बाहों की गर्माहट को महसूस करते हैं प्रिंस और बुरी तरह रोने लगता है, जिसे महसूस कर दक्षिता ने अपनी आंखें कसकर बंद करती है। दक्षिता को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर उसके इमोशन उसके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। वो कसकर अपनी मुट्ठी बांधकर कुछ गहरी सांसें लेती है, फिर प्रिंस की पीठ सहलाते हुए अपनी गहरी आवाज में बोली, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर बिजनेस ट्रिप पर चली जाऊंगी। यह सुनते ही प्रिंस ने अचानक रोना बंद कर दिया और वह अपने आंसुओं से भरी आंखों से दक्षिता को देखने लगा। ये देखकर दक्षिता प्रिंस का छोटा सा चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों में भरकर प्रिंस के चेहरे पर मौजूद आंसुओं को साफ कर उसके होंठ पर बेबी किस कर लेती है। प्रिंस हिचकी लेते हुए बोला, एंजल क्या आप भी मुझसे नाराज हैं? आप मुझसे क्यों नाराज हैं? दक्षिता स्ट्रिक्ट फोन में बोली, आपसे मैंने कितनी बार कहा है किसी भी चीज को ऐसे ही खाना पीना नहीं चाहिए जब तक उसके बारे में नहीं पता हो। प्रिंस टुकर टुकर दक्षिता को देखने लगता है, फिर उसे याद आता है हल उसने रूम में मौजूद एक दरवाजे को खोला, उसे बहुत सारी जूस की बोतल मिली, उससे उसने रेड कलर का जूस उठा लिया था। उसने पिया तो बहुत ही कड़वा लगा, लेकिन फिर उसका मन उसे बार बार पीने का करने लगा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ प्रिंस को कुछ भी याद नहीं है। अब प्रिंस को कुछ समझ में नहीं आया। एंजल ने उसे जूस पीने के लिए क्यों डांटा? वो मासूमियत से बोला, एंजल वो मैंने जूस पिया था, वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, वो जूस लाल कलर था, मैंने पी लिया, क्या मैंने गलत किया? ये सुनकर दक्षिता प्रिंस की मासूमियत देखकर उसका सर सहलाते हुए बोली, क्योंकि वह हम लोगों का जूस नहीं था, वह अल्कोहल की उसे पार्टी में बड़े अंकल और आंटी पीते हैं। अपनी किसी पार्टी में बहुत सारा नहीं पिया जाता, बस थोड़ा सा एक गिलास में पिया जाता है, उसे आप नहीं पी सकते। तुम्हें अगर जूस चाहिए था मैं तुम्हें हर प्रकार का जूस ला देती, मुझे बोलते ऐसी कोई भी चीज़ खाया पिया मत करो, उसमें कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर प्रिंस हाँ में सिर हिलाते हुए दक्षिता को दोबारा से हक करके दक्षिता के दिल की धड़कन सुनने लगा। फिर प्रिंस मासूमियत से बोला, एंजल आई प्रॉमिस मैं जब भी खाऊंगा पीऊंगा मैं आपसे पूछ लूंगा। दक्षिता बोली, नहीं क्यूटी, आपको कोई भी अनजान ड्रिंक और खाना नहीं खाना है, आपका फेवरेट खाना खा सकते हैं, जब मैं आपके साथ ना रहूं तो किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाना। फिर दक्षिता कुछ देर रुक कर बोली,
जिसे सुनकर एक बार फिर प्रिंस के आंखों से आंसू बहने लगे। हेलो रीडर्स, प्लीज यार कमेंट कर दिया करो, लाइक कमेंट शेयर एंड फ्लो में। आज मैंने प्रॉमिस के मुताबिक 2 थप्पड़ डालते हैं और एक और चैप्टर डालूंगी थोड़ी देर बाद, शायद वह 1 बजे के आसपास आएगा। CH64 प्रिंस की जिद। दक्षिता का रूम में दक्षिता और प्रिंस एक दूसरे को हक करके बिस्तर पर बैठे थे। तभी दक्षिता कुछ सोचकर बोली, क्यूटी मुझे कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है। अपना ख्याल अच्छे से रखना और हाथों की चोट मेरे वापस आने ठीक हो जानी चाहिए। अगर यह चोट फिर से खुली तो तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। अचानक प्रिंस ने अपनी आंखों में आंसू भर के दक्षिता की तरफ देखा। उसके आंसू गालों पर लुढ़क गए। वो रुंधे गले से बोला, एंजल आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपने नहीं पाऊंगा। मेरे हाथों में चोट लगी है, मुझे खाना कौन खिलाएगा? दक्षिता प्रिंस को प्यार से समझाते हुए बोली, क्यूटी आपकी मम्मा का सपना और मेरे दादा दादी का सपना पूरा करने के लिए पैसे कमाने जरूरत है। बस कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। प्रिंस दक्षिता का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, नहीं एंजल, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ये सुनकर दक्षिता ने प्यार से प्रिंस का सर सहलाते हुए बोली, गुड बॉय हो ना आप, मेरी बात सुनो, आप वहाँ नहीं जा सकते, मैं काम से जा रही हूँ। आप वहाँ पर हर टाइम मेरे साथ नहीं रह सकते, मैं काम में बिजी रहूंगी, वहाँ पर आपका ख्याल कौन रखेगा? इसलिए प्लीज क्योंकि आप मान जाओ मेरी बात, आप अच्छे बच्चे हो ना, अपनी एंजल की बात मानोगे ना? ये सुन प्रिंस दक्षिता का हाथ अपने से दूर करते हुए बच्चों की तरह रूठकर बोला, नहीं एंजल, मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। प्रिंस को जिद करता देख दक्षिता हैरान हो गई। दक्षिता गुस्से से रूठे हुए बच्चे को देखकर बोली, क्यूटी अभी आपने प्रॉमिस किया था, आप मेरी हर बात सुनोगे और हर बात मानोगे, इतनी जल्दी आप अपने प्रॉमिस को कैसे भूल सकते हो? मैंने सोचा आपने प्रॉमिस किया है, मैं आपसे बात करने लगी, लेकिन आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो, आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहे हूँ। ये सुन प्रिंस अपने होठों का पाउट बनाते हुए बोला, एंजल फिर तो आपको भी वहाँ खतरा है, फिर आप क्यों जा रहे हैं? आप अंकल को भेज दो, जो बहुत ही लंबे अकाल हैं। ये सुनकर दक्षिता को समझ में नहीं आया क्यूटी किसके बारे में बात कर रहा था। तभी प्रिंस बड़े ही क्यूटी बोला, वह है ना दोनों एक जैसे अंकल, दो जो बहुत ही मोटे हटे कटे बिल्कुल पहलवान की तरह दिखते हैं। दक्षिता ने सोचा क्यूटी करण अर्जुन की बात कर रहा है। दक्षिता ने बहुत प्यार से प्रिंस के सर पर हाथ सहलाते हुए कहा, क्यूटी बॉडीगार्ड है, अर्जुन करण ऑफिस का काम नहीं कर सकता। ये सुनकर प्रिंस मुंह फुलाकर बैठ गया। दक्षिता प्यार प्रिंस को समझाते हुए बोली, लिटिल क्यूटी चलो मैं आपको आज तुम्हारे फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ये सुनकर भी प्रिंस चादर ओढ़कर लेट गया। उसने अपना चादर मुंह ढक लिया। इस वक्त प्रिंस किसी छोटे से खरगोश की तरह छुपा हुआ था। प्रिंस के शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर नहीं दिख रहा था। प्रिंस का छोटा सा शरीर पूरी तरह चादर में छुपा हुआ था। प्रिंस की क्यूट हरकत देखकर दक्षिता ना में सिर हिलाती है, फिर बिस्तर से उठकर रूम से बाहर चली जाती है। प्रिंस को लगा एंजल रूम से बाहर चली गई तो वो धीरे से अपना छोटा सा सिर चादर से बाहर निकालकर इधर उधर देखता है। फिर अपने आपने से बोला, एंजल आपको जाने नहीं दूंगा, वरना मैं भी आपके साथ जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले आपके बिना नहीं रहूंगा। ये बोलकर प्रिंस मायूसी भरी आंखों से सीलिंग को घूरने लगा। इधर नीचे किचन में आकर दक्षिता खुद से बोली, मुझे कैसे भी करके प्रिंस को मनाना होगा, अगर वो नहीं माना तो मुझे बिना बताए ही जाना होगा। ये सोचकर दक्षिता एक सर्वेंट को अपने पास बुलाती है। भावेश को बुलाने को बोलती है। जब दक्षिता खाना बना रही थी, इतने में भावेश भी व्हाइट मैंशन में आ जाता है। भावेश दक्षिता के अचानक बुलाने पर थोड़ा हैरान था। आज दक्षु दीदी ने उसे क्यों बुलाया है? उसने सोचा क्या प्रिंस को कुछ हुआ है? भावेश अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ था। दक्षिता थोड़ा सा खाना भावेश को खिलाकर बोली, भाभी मुझे आप कुछ बात करती है। दक्षिता कुछ देर भावेश से बात करती है, फिर सारा खाना लेकर अपने रूम में चली जाती है। दक्षिता जब अपने रूम में पहुंची, उसने खाने की ट्रॉली जो प्रिंस के फेवरेट खाने से भरी हुई थी, उसमें प्रिंस का फेवरेट चीज पास्ता, प्लैटिनम एरोवाना, चिकन सूप, नूडल जैसे कई खाने की डिश से भरी हुई थी, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। जैसे ही खाने की खुशबू प्रिंस के नाम से होकर उसके अंदर गई, उसके पेट से अजीब आवाज आने लगी, जिसे महसूस कर प्रिंस कर अपना पेट कसकर पकड़ लेता है। प्रिंस एक बार भी चादर से मुंह निकालकर बाहर नहीं देखता। दक्षिता जानबूझकर खाने की ट्रॉली प्रिंस के पास लाकर रख देती है। फिर प्यार से बोली, क्यूटी ऐसे परेशान करोगे तो फिर मैं कैसे जा पाऊंगी? आपको पता है ना आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। फिर दक्षिता ने सैड टोन कहा, बच्चा मेरी मजबूरी भी समझो, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। आप बहुत समझदार हो, तुम अच्छे से जानते हो काम कितना जरूरी है। तुम तब तक म्यूजिक की प्रैक्टिस करो, मेरे वापस आने पर अपनी अच्छी अच्छी धुन सुनाओ, जिसे मैं आपको किसी सिंगिंग कंपटीशन में भेज सकूं। और मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गई। दक्षिता ने स्माइल के साथ चादर के ऊपर से ही प्रिंस का सिर सहलाते हुए बोली, मैंने आपका एडमिशन म्यूजिक एकेडमी में करवा दिया है, आप कॉलेज जाओगे। क्यूटी आप म्यूजिक एकेडमी से ग्रेजुएशन करना आपका सपना था ना कॉलेज जाने का। ये सुनकर प्रिंस अंदर ही अंदर खुश हो गया।
प्रिंस अभी दक्षिता से एक्साइटमेंट में बोलने ही वाला था, अचानक उसे याद आया ये सब दक्षिता अकेला छोड़कर जाने के लिए मक्खन लगा रही है। उसके लिए कॉलेज जाना उसके सबसे खूबसूरत सपनों में से एक था। प्रिंस अपनी एंजल से दूर रहकर कॉलेज नहीं जाना चाहता था। फिर दक्षिता आगे बोली, आप अपनी भाभी के साथ वक्त नहीं बिताना चाहते क्या? जब तक मैं यहाँ नहीं रहूंगी तब तक आप भाभी के साथ समय बिता सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रिंस नहीं माना तो अंत में दक्षिता ने सोचा लिया वो प्रिंस को बिना बताए ही यहाँ से चली जाएगी, फिर आकर उसको मना लेगी। ये सोचकर दक्षिता ने प्यार से बोली, क्यूटी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले खाना खा लो। प्रिंस ने धीरे से चादर हटाकर अपना सिर थोड़ा सा बाहर निकालकर, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी? ये सुनकर दक्षिता बोली, पहले खाना खाओ फिर इस बारे में बात करता है। उसे बहुत भूख लगी थी। प्रिंस के वॉमिटिंग करने की वजह से उसका पेट पूरी तरह खाली हो चुका था, अब कंट्रोल नहीं हो रही थी। वैसे भी उसकी एंजल उसकी बात मान ली थी। वैसे भी प्रिंस बहुत ही मासूम था। प्रिंस को बातें घुमाना और चालाकी नहीं आती थी। प्रिंस ने सोचा अब उसकी एंजल उसे छोड़कर नहीं जाएगी, इसीलिए प्रिंस खाना खाने को तैयार हो गया। दक्षिता ने प्यार से उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। कुछ ही देर में 3 लोगों का खाना अकेले ही प्रिंस ने खत्म कर दिया। फिर प्रिंस ने अच्छी सी डकार लेकर बोला, एंजल आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? दक्षिता बस सिर हिला देती है, क्योंकि दक्षिता का ध्यान प्रिंस करना होकर खाली प्लेट पर था। भूख तो उसे भी लगी थी। उसने सोचा प्रिंस 2 लोगों का खाना खा लेगा, थोड़ा सा वो खा लेगी। इसके लिए दक्षिता 3 लोगों का खाना बना कर लाई थी, लेकिन प्रिंस ने उसके लिए यह बिल्कुल भी खाना नहीं छोड़ा था। दक्षिता बहुत ही ज्यादा तसल्ली और खुशी हुई। प्रिंस ने पेट भरकर खाना खा लिया। फिर दक्षिता ने अच्छे से प्रिंस का चेहरा क्लीन करने के बाद उसे थोड़ी देर रेस्ट करने का कहा। जब उसने वाइन पी थी उसके सर में दर्द था और वॉमिटिंग की वजह से उसे कमजोर फील हो रही थी। दक्षिता ने सोचा उसके जाने से पहले प्रिंस बिल्कुल ठीक हो जाए। दक्षिता को याद आता है उसे मलेशिया क्यों जाना पड़ रहा है। मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री की बहुत बड़ी डील की मीटिंग के लिए क्लाइंट यहाँ आने ही वाला था। अचानक ही उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, जिस वजह से वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी। क्लाइंट 2 दिन के अंदर इस डील के लिए मीटिंग करने को तैयार था। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट और आखिरी चॉइस मीटिंग अपने घर पर करेगा, जिस वजह से दक्षिता को मलेशिया जाना पड़ रहा था। उसके दादाजी के लिए मेहरा म्यूजिक इन दिनों से परेशान चल रहे थे। उसके स्कैंडल के बाद कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ा था। दक्षिता अच्छे से पता था इस प्रोजेक्ट से वो लॉस कवर हो जाएगा और कंपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाए। इस कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। उसके दादाजी अपनी मेहनत से खड़ी की कंपनी से कितना प्यार करते हैं। दक्षिता ने सोचा मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री को डीएम इंडस्ट्री के बराबर लाकर खड़ा कर देगी। डीएम इंडस्ट्री का नाम में फेमस था, उसी तरह म्यूजिक इंडस्ट्री का नाम ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहती थी। अब तक दक्षिता ने सोचा मेहरा प्रॉपर्टी की वजह से ही उसे उसके सारे रिश्ते दूर हो गए, लेकिन जब से उसकी जिंदगी में प्रिंस आया था, प्रिंस की वजह से उसकी जिंदगी में मौजूद अंधेरा उससे दूर हुआ था। तभी से दक्षिता को एक होप मिल गई थी। दादाजी की कड़ी मेहनत ने मेहरा प्रॉपर्टी उससे उसके रिश्ते को दूर नहीं किया। उसके रिश्ते ही लालची हैं। उसके रिश्तों को रिश्ते से ज्यादा प्रॉपर्टी का लालच मायने रखता है। चाहे उसकी मॉम ही क्यों ना हो, उसकी मॉम को भी मेहरा प्रॉपर्टी अपनी सॉल कोल्ड हस्बैंड के लिए हासिल करनी थी। वो क्यों अपनी मॉम और झूठे रिश्तों के लिए तड़पे। अब दक्षिता की लाइफ में बस प्रिंस और उसके दादा दादी के अलावा उससे जुड़े लोग कीर्ति, भावेश, आदर्श, कांची, निश्चय, नियति, अर्जुन, करण, ईशा, निशा और अनीश, ये कुछ लोग थे जो उसकी जिंदगी में मायने रखती थी। बाकी किसी से वो कोई मतलब नहीं रखती वाली थी। इधर पूरे देश में एक न्यूज़ बार बार चल रही थी। न्यूज़ सुबह से ही ट्रेनिंग में जगह बनाए हुए थी। उस न्यूज़ को हटाने के लिए कुछ लोगों ने बहुत सारे रिसोर्स लगाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। इस न्यूज़ को ट्रेंडिंग में लाने के लिए वर्ल्ड की टॉप 10 में आने वाली डीएम इंडस्ट्री इस न्यूज़ को ट्रेंडिंग में चाहती थी। किसी के भी रिसोर्स काम नहीं आ रहे थे। न्यूज़ में गॉसिप न्यूज़ चैनल के सीईओ और न्यूज़ रिपोर्टर करीना में नाजायज़ रिश्ता है। न्यूज़ रिपोर्टर करीना सीईओ विकास की रखेल है। कल रात नाइट क्लब में विकास की वाइफ नाइट क्लब में करीना और सीईओ विकास को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर सीईओ की वाइफ और बॉडीगार्ड ने करीना और बुरी तरह मारा। करीना ज़्यादा फेमस नहीं थी। करीना ने मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट मिस मेहरा पर सवाल उठाया था। तभी से वो कुछ क्रिटिसिज्म के कारण और दक्षिता की पॉपुलैरिटी के कारण फेमस हो गई थी। सब लोग करीना को कोस रहे थे, जो कुछ दिन पहले ही दूसरों के कलेक्टर पर सवाल उठा रही थी। वो किसी शादीशुदा मर्द की रखेल की न्यूज़ में एक और खुलासा हुआ। करीना बहुत सारे शादीशुदा मर्दों की रखेल रह चुकी है। यहाँ तक न्यूज़ रिपोर्टर तो समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए है। करीना का असली धंधा तो अमीर और शादीशुदा मर्दों को फंसाकर उन्हें लूटने का है। ये सब न्यूज़ हर जगह फैली हुई थी। इसके साथ ही एक न्यूज़ और चल रही थी, जिसमें मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी मिस कोमोलिका दीवान यानी मिस मेहरा की कजन सिस्टर करीना की और गॉसिप के न्यूज़ चैनल के सीईओ के साथ उसके संबंध है।
सब लोग आसानी से अनुमान लगा सकते थे। यह दक्षता के खिलाफ साजिश जरूर कोमोलिका दीवान यानी के एम ने की है, जो कि एक बहुत ही फेमस पर स्टार बैक की सदस्य है, जिस वजह से पॉप स्टार एसएस सुपर सिंगर बैक के फैंस भी कोमोलिका को क्रिटिसाइज कर रहे थे। वह उसे एसएस बैंड को छोड़ने के लिए बोल रहे थे। इधर सुबह रात की मदहोशी और नशे की बेहाल कोमोलिका ओल्ड मेहरा मेंशन की पार्किंग में अपनी कार पार्क करके जैसे ही ओल्ड मेहरा मेंशन में घुसती है, अच्छा है कि उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और वो सीधी जाकर नीचे फर्श गिरती है। कोमोलिका के होंठों से खून निकलने लगा। कोमोलिका ने अपना सर उठाकर देखा तो अपने सामने बड़े इंसान को देखकर वह दम रह गए और अपनी आंखों में अविश्वास के साथ अपने सामने खड़े इंसान को देख बोली, कमालिका को थप्पड़ किसने मारा? क्या उस न्यूज़ को दक्षता ने ही रिलीज किया है? अब दक्षता किस तरह मालिका से बदला लेने वाली है, जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े सिर्फ पॉकेट नोवेल पर। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। एंड हमारे 2 मई की शादी है, जब टाइम मिलेगा तब स्टोरी डाल दूंगी, इसलिए प्लीज ज्यादा वेट मत करना, मैं जब भी टाइम मिलेगा डाल दूंगी। 5 मई एडजस्ट कर लेना। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। CH65 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक आपने पढ़ा, दक्षता प्रिंस को बिजनेस ट्रिप पर जाने की बात करती है। प्रिंस दक्षता को ना जाने देने की जिद करने लगता है, वो अपनी एंजल बिना नहीं रहेगा। फिर दक्षता भी भावेश को बुलाती है, प्रिंस की फेवरेट खाना बनाकर उसे मनाने की कोशिश करती है। भावेश से प्रिंस का ख्याल रखने के लिए कुछ बातें करती है, भावेश को खाना खिलाकर भेज देती है। फिर दक्षता प्रिंस को दोबारा मनाने की कोशिश करती है, तो प्रिंस नहीं मानता। ये देखकर दक्षता आखिर में प्रिंस से बोल देती है वो कहीं भी नहीं जाएगी। दक्षता ने सोचा प्रिंस उसके जाने से पहले बिल्कुल ठीक हो जाए। इधर शहर में एक न्यूज़ ट्रेंडिंग टॉपिक पर चल रही थी, जो गॉसिप न्यूज़ चैनल के CEO और उसी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर करीना के बीच नाजायज संबंध और कोमोलिका की दक्षता के खिलाफ साजिश रचने के बारे में था। जब सुबह कोमोलिका ओल्ड मेहरा मेंशन आती है तो उसे कोई जोर से थप्पड़ मारता है, वह फर्श पर गिर जाती है। अपने सामने वाले इंसान को देखकर कोमोलिका हैरान हो जाती है। अब आगे जब कोमोलिका ने ओल्ड मेहरा मेंशन में एंटर किया, तभी अचानक उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिसे वह हल्की कमजोरी की वजह से सीधा फर्श पर गिरी और उसके मुंह से खून आने लगा। कोमोलिका ने जब सर उठाकर देखा, सामने उसकी मम्मा खड़ी थी। आज उसे अपनी मम्मा कुछ अजीब लगा। कामना का लुक आज बहुत अलग था, उसने फुल बाजू का सूट पहन रखा था। कामना ने चेहरे और गर्दन पर बहुत ज्यादा मेकअप लगा रखा था। कोमोलिका अपनी मम्मा का अजीब लुक देखकर हैरान थी। उसकी मम्मा कभी भी ऐसा ड्रेसिंग सेंस और बहुत सारा मेकअप नहीं करती थी। भले ही कामना मेकअप करती थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने चेहरे पर मेकअप की परत चढ़ा रखी हो। कामना हमेशा शॉर्ट ड्रेस पहनती थी, जिसमें वो कोमोलिका की बड़ी बहन ही लगती थी। हर कोई कामना को कोमोलिका की बड़ी बहन के रूप में कॉम्प्लीमेंट देता था। वो कोमोलिका की माँ से ज़्यादा उसकी बहन लगती है। इधर कामना ने आज अपने आप को पूरी तरह कवर कर रखा था, जैसे वो कुछ पा रही हो, और उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। अपनी माँ का ये रूप देखकर कोमोलिका डर के मारे कांपने लगी। फिर कोमोलिका हकलाते हुए बोली, मॉम क्या हुआ? ये सुनकर कामना ने कोमोलिका को दूसरा थप्पड़ मारा और बोली, नालायक, तुम अब भी मुझसे यही सवाल करना चाहती हो कि क्या हुआ है? सुबह से तुम्हारी न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसमें साफ बताया जा रहा है कि तुमने अपने दादा दादी और बड़ी बहन के साथ गद्दारी की है। नालायक बच्ची, दक्षता के खिलाफ साजिश क्यों की? तुमने न्यूज़ चैनल वालों को दक्षता के खिलाफ गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हारा क्या मकसद है? इन लोगों ने तुम जैसी नाजायज औलाद को गोद लेकर हम पर एहसान किया, और तुम ही उनके खिलाफ जाकर मेहरा खानदान की वारिश के खिलाफ साजिश रच रही हो। ये तुम कैसा इस एहसान का बदला चुका रही हो? कोमोलिका अपनी माँ की बातें सुनकर समझ चुकी थी, उसकी चाल का पर्दाफाश हो चुका है और उसकी माँ ये सब उसकी भलाई के लिए ही कर रही है। इसीलिए कोमोलिका रोते हुए अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगती है। वो बोली, ना, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। कोमोलिका भी अपनी माँ से कम चालाक नहीं थी, इसीलिए तो उसने भी एक प्लान तभी तैयार कर लिया। फिर कोमोलिका अपनी एक्टिंग स्किल दिखाते हुए अपनी मम्मा हेल्प करती हुई बोली, मामा ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब तो करीना ने किया है। जब मैं हॉप क्लब में गई थी तब मैंने दक्षता को उस हालत में देखा था। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती थी, दक्षता बहुत बीमार है। आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करते, इसलिए मैंने वहाँ वो वीडियो बनाया था। और दक्षता दीदी आपको कभी भी नहीं बताती वो परेशानी में है, इसीलिए मैं आप सबको उनकी परेशानी बताना चाहती थी। लेकिन अचानक ही मेरी दोस्त करीना मुझे मिल गई और उसने गलती से मुझे कोई ड्रिंक पिला दी। मैंने नशे की हालत में थी। जब उसने मेरे फ़ोन से वह वीडियो लिया, मुझे पता ही नहीं चला। और रही बात कल रात करीना से मिलने की, तो मैं उसे इसी बारे में बात करने गई थी। मुझे नहीं पता था वह अपने लवर CEO सर को भी अपने साथ लेकर आएगी, और मुझे तो ये भी नहीं पता था वो एक शादीशुदा मर्द के साथ अपने नाजायज़ संबंध रखती है। मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना मेरे खिलाफ ये साजिश है या फिर कुछ गलतफहमी है। मुझे नहीं पता, मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मा प्लीज़, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है।
आप मेरी बात का यकीन करो। ओल्ड मेहरा मेंशन के लिविंग रूम में दक्षिता के दादा दादू मामा मामी साक्षी शर्मा और विजय शर्मा सब लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्हें भी कोमोलिका की बात पर यकीन हो गया था। फिर दादी आगे आकर बोली, कामना क्या कर रही हो, क्यों बच्ची को इतनी बुरी तरह मार रही हो? मुझे सुबह से तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा, तुमने अजीब सा लुक क्यों बना रखा है? वो फिर से इस बच्ची को मार रही हो। पहले मेरी बच्ची गुड़िया के लिए हम लोगों को गलतफहमी हो गई थी, अब कमो के लिए हो गई। मैं जानती हूँ कि यह गुड़िया से कितना प्यार करती है। कमो गुड़िया के खिलाफ कभी भी साजिश नहीं करेगी। दादी माँ के ये सब बोलते ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। कोमोलिका अपनी एक्टिंग गर्व महसूस करती है। वो अपनी तारीफ के लिए अपने मम्मा में की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। कामना किसी बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। कोमोलिका दौड़ते हुए अपनी मम्मा के पीछे गई। उसके चेहरे में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। उसने लगभग 3 थप्पड़ खा लिए थे, जिस वजह से उसके चेहरे की हालत बहुत खराब थी। लेकिन कोमोलिका अपनी मम्मा से बिल्कुल भी नाराज नहीं थी, बल्कि उसे अपनी मम्मा की चिंता हो रही थी। जैसे ही कोमोलिका कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, कोमोलिका ने धक्का दरवाजे को खोलने की कोशिश की। कोमोलिका ने महसूस दरवाजा अंदर से लॉक है। कोमोलिका बड़ी हैरानी से दरवाजे को घूमने लगी। उसे अपने दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है। इधर रूम के अंदर कामना फूट फूट कर रो रही थी। अपने हाथ को बिस्तर पर पटक रही थी, जैसे वह अपने आप को सजा देना चाहती है। उसने अपनी बेटी पर हाथ कैसे उठाया, फिर अचानक ही अपने लाल आंखों से आईने के अंदर देखते हुए बोली, दक्षिता मेहरा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुमसे एक चीज का बदला लूंगी। जितना दर्द मैंने और मेरी बेटी ने सहा है, उतना ही दर्द मैं तुम्हें भी दूंगी। ये बोलकर कामना उठकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठ जाती है। दोबारा से अपने चेहरे पर भर के मेकअप करने लगती है। इस वक्त कामना की आंखों के अलावा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो इतनी बुरी तरह रो रही थी। अचानक कामना के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मैसेज भेज दी है, फिर रूम से बाहर निकल जाती है। कामना के पीछे पुष्कर और नीलिमा भी निकले। तीनों अपनी कार में बैठकर कहीं चले गए। डीएम सोसाइटी में व्हाइट मेंशन में दक्षिता का रूम में। दक्षिता नहीं सोचा आज पूरा दिन वो अपने क्यूटी के साथ स्पेंड करेगी, इसीलिए दक्षिता प्रिंस के साथ ही रेस्ट करने लगती है। जैसे ही प्रिंस को थकान कमजोरी के कारण नींद आती है, दक्षिता अपना ट्रॉली बैग तैयार करके अपनी कार में रखवा देती है। प्रिंस को हक कर लेती है। अचानक दक्षिता को ऑफिस से कॉल आता है। आज शेयर होल्डर्स ने मीटिंग रखी है, जिसे सुनकर दक्षिता प्रिंस का प्यार सिर सहलाती है। उसको फोरहेड पर किस करके भावेश को कॉल करके व्हाइट मेंशन बुलाती है। फिर दक्षिता कार लेकर मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए निकल जाती है। जब दक्षिता ऑफिस पहुंची, तब एंट्रेंस पर सेक्रेटरी ईशा ने बताया, सारे शेयर होल्डर मिलकर हंगामा मचा दिया है। बॉस, सबसे ज्यादा बॉस आपके मामा मामी ने हंगामा कर रखा है। जो आपके मासी के सपोर्टर हैं, उन सब शेयर होल्डर, उन सब ने भी हंगामा मचा रखा है। उन लोगों को छोड़कर बाकी शेयर होल्डर्स शांति से बैठे हैं। यह मीटिंग भी आपकी मासी, मामा जी और मामी जी के साथ मिस कामना दीवान के सपोर्टर शेयर होल्डर ने बुलाई है। बाकी सारे शेयर होल्डर को मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा है। ये सुनकर दक्षिता सिर हिलाती है। दक्षिता बिना किसी एक्सप्रेशन के कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ जाती है। प्रेसिडेंट मिस मेहरा के एटीट्यूड में ब्लैक बिजनेस सूट, ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक जैकेट, व्हाइट शर्ट और बालों का पोनीटेल बनाकर अपनी आंखों पर धूप का चश्मा लगाए दक्षिता बड़े ही खतरनाक ओरा से कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री करती है। सब लोग शांत होकर दक्षिता को देखने लगते हैं। सब लोगों को पिछली बार का दक्षिता का वह रूप याद आ रहा था, जिसने मिस्टर प्रताप सिंह को भी नहीं छोड़ा था। आज की शेयर होल्डर मीटिंग में मिस्टर प्रताप सिंह की जगह पर कोई और आया था। वो अजान शख्स दक्षिता को एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में दक्षिता के लिए प्यार साफ दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो आखिर कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो दक्षिता से मिलने का उसका यह एटीट्यूड भरे लुक को देखकर हैरान था। अब वो पहले वाली दक्षिता से बदलना कहना गलत होगा, बल्कि दक्षिता दूसरी इंसान के रूप में पूरी चेंज हो चुकी थी। दक्षिता ने बिना किसी पर ध्यान दिए अपना धूप का चश्मा टेबल पर रखकर बड़ी ही एटीट्यूड से प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठ जाती है। कामना का सपोर्टर शेयर होल्डर्स में से मिस्टर भटनागर ने खड़े होकर बोले, प्रेसिडेंट मैम, आपके स्कैंडल की वजह से हमारी कंपनी मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इतने सालों में भले ही मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री ने कितने ही कम फाइनेंशियल पैराग्राफ क्यों न की हो, लेकिन इस तरह लोग कभी भी लॉस नहीं देखना पड़ा। अगर इसी तरह कंपनी लॉस उसमें जाती रही, हम सब मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री से शेयर वापस ले लेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं आप प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़ दीजिए। हम सब वोट करके किसी और को प्रेसिडेंट बना देंगे, जिसे आपके स्कैंडल का बुरा असर कंपनी के ऊपर से हट जाएगा। ये सुनकर दक्षिता मिस्टर भटनागर और बाकी सब को घूमते हुए बोली, ठीक है। दक्षिता हाँ बोलते ही कामना, नीलिमा और पुष्कर के चेहरे पर हैरानी और डेविल स्माइल आ गई थी।
तीनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनका परसों का सपना पूरा हो गया। वहीं मिस्टर भटनागर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, क्योंकि पहली बार भटनागर की वजह से ही प्रेसिडेंट की पोस्ट से मिस दक्षिता मेहरा रिजाइन देने के लिए हाँ कहा था, वरना उन सब लोगों ने उसे प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। विजय बिना किसी एक्सप्रेशन के दक्षिता को घूर रहा था। साक्षी शर्मा और उस अनजान आदमी के चेहरे पर भी हैरानी के भाव से, जिसे देखकर पता चल रहा था उन लोगों ने दक्षिता से इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। कुछ ऐसे भी सर होल्डर थे, वह भले ही कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वह दक्षिता प्रेसिडेंट के रूप में चाहते थे। लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। मुझे निराशा से अपने सिर और नीचे कर लिया। उन सबका चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी, बस उनकी आंखों में हैरानी साफ देखी जा सकती थी। अभी कोई कुछ बोलता। तभी दक्षिता बोली, जो भी अपनी शेयर वापस लेना चाहता है वह ले सकता है, क्योंकि जो कंपनी के बुरे वक्त में उसकी मदद नहीं कर सकता वह इस कंपनी का हिस्सा रहने लायक नहीं है। अगर फ्यूचर में मैंने ऐसा कर दिया जिससे ये कंपनी ऊंचाइयों पर चली गई, तब क्या आप लोग मुझे अकेले उसका क्रेडिट लेने देंगे? कभी नहीं। आप लोग बोलोगे आप लोगों की और कंपनी की मेहनत है। ये सुनते ही साक्षी ने सरप्राइज भरी नजरों से को देख रही थी। फिर दक्षिता बोली, मिस्टर भटनागर, आप अपने शेयर की कीमत बता सकती है? मैं अभी के अभी आपके शेयर खरीद सकती हूँ, और जो भी मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री के शेयर छोड़ना चाहता है वह प्लीज खड़ा हो जाए। ये सुनकर कॉन्फ्रेंस रूम में चारों तरफ खामोशी छा गई। मेहरा म्यूजिक कंपनी अगर बैंकक्रप्ट होने की कगार पर भी आ जाएगी तब भी उसके सर कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में इस कंपनी की बहुत ही ज्यादा अच्छी रेपुटेशन की। आज नहीं तो कल कोई भी बिजनेसमैन इस कंपनी को अच्छे खासे पैसे में खरीद सकता था। उनके खैर किसी रद्दी के भाव में तो नहीं बिकने वाले थे, भले ही ये कंपनी ना चले। ये सोचकर सारे शेयर होल्डर ने अपना मुंह बंद कर लिया, ऐसे बैठने जैसे उनमें से कोई भी बच्चे का के खिलाफ नहीं जाना चाहता। कामना अपनी प्लान को अपने ही खिलाफ होता देख कसकर अपनी मुट्ठी बना लेती है। अचानक ही अपनी चेयर से खड़ी होकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली जाती है। सब कोई हैरान था, क्योंकि कामना हमेशा से डिसेंट, एलिगेंट और शांत महिला रही थी। आज कामना का बिहेवियर अलग था, लेकिन इन सब में एक चीज अलग की, वह ये लड़की थी। एक लड़का बहुत ही हैंडसम सा, वह बस एक दक्षिता को देख रहा था। उसे दूर दक्षिता के कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री करने के बाद से ही कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस दक्षिता की खूबसूरत शक्ल के अलावा उसके लाल होठ खिलते हुए दिख रहे थे। सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम से चले जाते हैं। जैसे ही दत्त की तरह से जाने वाली थी, वो लड़का पीछे से दक्षिता को आवाज देता है। दक्षिता जैसे ही पलट कर देती है, उसकी बहू सिकुड़ जाती है। वो फिर इग्नोर करके जाने ही वाली थी कि वह लड़का फिर से आवाज देता है। ये लड़का कौन है और उसे होल्डर की मीटिंग में क्या कर रहा है? और बहुत अच्छी तस्वीर प्यार करता है या फिर कुछ उसके गलत इरादे हैं? क्या तरीका अपने बिजनेस में पड़ जा पाएगी या फिर भी उसके साथ जाएगा? आवेदक से जबरन को बिना बताए बिजनेस ट्रिप पर चली गई प्रिंस क्या करने वाला है? हेलो रीडर्स, लाइक शेयर कमेंट एंड फॉलो मी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।